नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर जितेंद्र राजभर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टेंस। हालांकि इसका नाम तो टेंस है पर बहुत से बच्चों के लिए ये टेंशन के समान लगता है और आज इसको हम निचोड़ तक इसको देखेंगे कि क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या इसके फंडामेंटल इसके रूल्स हैं। पर एक चीज याद रखना, इस क्लास में सबसे स्पेशल ये होने वाला है कि जो रटने का प्रोसेस है उसको खत्म करके हम समझने के प्रोसेस पे काम करेंगे। रटने की जगह हम लोग आज समझेंगे कि रूल बने कैसे, ये कॉन्सेप्ट तैयार हुए कैसे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज टेंस की क्लास को। जब बात टेंस की होती है तो सबसे पहला डाउट दिमाग में होता है कि ये है क्या। दूसरा क्वेश्चन, ये पाया कहां जाता है। तीसरा क्वेश्चन, इसका यूसेज क्या है। तो मैं बारी बारी से इन तीनों का जवाब देता हूं। बच्चों, जब टेंस आप वर्ड सुनते हैं तो याद करिए टेंस से मिलता जुलता आपने इससे पहले कोई वर्ड सुना है। जस्ट सोच के देखिए, बिल्कुल आपने बच्चों टेंस से ही मिलता जुलता एक वर्ड सुना है, इसको हम कहते हैं सेंटेंस। क्या कहा बच्चों मैंने? सेंटेंस। इसी सेंटेंस की बात करूं मैं, इसी सेंटेंस के लास्ट में हमें लिखा पाया टेंस। बच्चों याद रखना, जो भी कोई आपको सेंटेंस लिखा पाएगा, जो भी कहीं आपको कोई सेंटेंस लिखा दिखता है, कोई भी सेंटेंस, तो अपने आप में समझ जाइएगा कि वो टेंस का ही पार्ट है, वो टेंस का ही पार्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल अगर लिखूं आपके सामने, मैंने कहा कि यू आर अ टीचर, तो इसको हम समझने का काम करें कि इसमें भी एक टेंस है। अब वो टेंस तो हम तब समझेंगे टेंस है क्या जब हमें मालूम चलेगा टेंस एक्चुअल में उसको डिफाइन क्या करता है, टेंस की मीनिंग क्या होती है। बच्चों अगर हम टेंस की बच्चों मीनिंग समझने की बात करें तो कहीं ना कहीं ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसको बच्चों? टाइम को करता है। कहीं ना कहीं बच्चों ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, समय को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों अगर इसकी हिंदी और इसकी हिंदी में बहुत अंतर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टेंस की हिंदी की, तो टेंस की हिंदी को हम लोग काल कहते हैं। अगर मैं बात करूं टाइम की हिंदी को तो इसको हम समय कहते हैं। दोनों की हिंदी में अंतर होने की वजह से ही कुछ इंग्लिश में भी अंतर होता है। बच्चों अगर बात की जाए यहाँ पे टाइम के बिहाफ पर, बच्चों टाइम के बिहाफ पर हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। टाइम के बिहाफ पर हमारे पास टाइम तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारे पास होता है पास्ट, दूसरा हमारे पास बच्चों होता है प्रेजेंट, और तीसरा बच्चों हमारे पास होता है फ्यूचर। अगर बात की जाए बच्चों प्रेजेंट की तो इसको हम भूतकाल कहते हैं। सॉरी, पास्ट की अगर बात की जाए बच्चों तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। प्रेजेंट की भी बात की जाए बच्चों उसको वर्तमान काल कहते हैं। अगर फ्यूचर की बात की जाए बच्चों इसको हम भविष्य काल कहते हैं। इन्हीं का अगर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। पास्ट एक ऐसा समय होता है जिसको हम लोगों ने एक्सपीरियंस्ड कर लिया, जिसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया या बीता हुआ समय। अगर वही हम बात करें बच्चों प्रेजेंट की बात करते हैं, एक ऐसा समय जिसको हम लोग एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं, जो अभी हमारी लाइफ में चल रहा है। वही अगर हम बात करें बच्चों फ्यूचर की बात करते हैं, तो ना तो इस समय को हमने एक्सपीरियंस किया और ना ही इसको भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर ये कैसा समय हुआ बच्चों? ना तो इसको हमने फ्यूचर को ना तो हम लोगों ने अनुभव किया, ना तो कर रहे हैं। फिर ये एक ऐसा समय होता है जो आने वाला होता है, जिसको हम कह सकते हैं कमिंग टाइम। इसको हम लोग कमिंग टाइम भी कह सकते हैं। और कमिंग टाइम का मतलब भविष्य काल में होने वाला जिस काम जो होगा उसको हम उस समय को हम कहते हैं भविष्य में आने वाले समय को हम लोग कमिंग टाइम कहते हैं। अगर इसी समय की बात की जाए तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फुलफिल है पॉसिबिलिटी से। किससे बच्चों? पॉसिबिलिटी से, संभावनाओं से। अगर संभावना की बात की जाए, इसी पॉसिबिलिटी की वजह से बच्चों फ्यूचर में पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी होता है। इसी पॉसिबिलिटी को ध्यान रखते हुए हम इसके अंदर मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। क्या बच्चों? मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, जो हमारे पास दो होते हैं, विल और शैल के रूप में। बच्चों विल और शैल के रूप में।
एक छोटी सी आपको मैं बात बता दूं बच्चों कि हम अगर फ्यूचर के सेंटेंस को हम प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं, फ्यूचर के सेंटेंस को बच्चों हम लोग प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं कोई फ्यूचर सेंटेंस कि मैं नेक्स्ट वीक गोवा जाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीक गोवा जाऊंगा, इसको मैं प्रेजेंट टेंस में लिख सकता हूं आई गो टू गोवा नेक्स्ट वीक। तो जब बच्चों एक बात बताइए, हमने फ्यूचर के सेंटेंस को प्रेजेंट में भी लिख दिया तो इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। इसीलिए बहुत से ग्रामीण ऐसे हैं जो फ्यूचर के सेंटेंस फ्यूचर टेंस पे बात ही नहीं करते, फ्यूचर को टेंस कंसीडर ही नहीं करते, उसको मॉडल वर्ब में रखते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आज तीनों के ऊपर, हम बात करेंगे बच्चों तीनों के ऊपर हम बात करेंगे क्लास में। तो क्या आपको लगता है कि ये टेंस बन गया? नहीं भाई, ये तो सिर्फ एक टाइम का एस्पेक्ट बना हमारे पास, टेंस तो भी बाकी है। क्यों टेंस बनने के लिए हमारे पास बच्चों बता दूं आपको, समय के साथ साथ स्टेट ऑफ एक्शन का होना भी जरूरी है। ये स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चों? स्टेट ऑफ एक्शन बता दूं आपको क्या बताता है। स्टेट ऑफ एक्शन बताता है कि उस समय के अंदर के सब पॉइंट को बताता है। जैसे मैं कहूं अगर कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी प्रेजेंट है। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, ये भी प्रेजेंट है। मैं पढ़ा चुका हूं, ये भी प्रेजेंट है। तो इस जो तीनों हमारे पास अलग अलग एस्पेक्ट हुए, इनको बताने के लिए हमें स्टेट ऑफ एक्शन की जरूरत पड़ती है बच्चों। अगर हम इस एक्शन वर्ड को देखें तो इसी एक्शन वर्ड से हमें याद आएगा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका एक नाम दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम लोग वर्ब कहते हैं। इसी वर्ब की अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो हमारे पास एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक होता है बच्चों हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक हमारे पास होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बच्चों अगर इन्हीं वर्ब की बात करते हैं, वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड और आईएनजी फॉर्म, इसी को अगर मैं एक नाम से और बुलाना चाहूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बच्चों हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को बच्चों हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को बच्चों हम लोग परफेक्ट भी कहते हैं। उसी तरीके से वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। तो हमें समझ में आया इसी तरीके से बच्चों हर एक टेंस के पास अपने अपने चार सब एस्पेक्ट भी होते हैं, सब पॉइंट भी होते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं आपको, एक होगा हमारे पास इंडेफिनिट, दूसरा हमारे पास होगा बच्चों कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमारे पास होगा परफेक्ट और चौथा हमारे पास होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात की जाए बच्चों इस तरीके से पास्ट की नहीं, प्रेजेंट के भी सेम एज इट इज ऐसे ही चार एस्पेक्ट अलग बनेंगे, फ्यूचर के भी अलग बनेंगे। इट मींस दैट हम ऑल ओवर अगर हम ऑल ओवर बच्चों बात करें टेंस की तो हमको 12 टेंस पे वर्क करना है, 12 टेंस पे वर्क करना है, 12 टेंस को सीखने की जरूरत है। दूसरी बात ये समझ में आती है, अगर हम इनको सीख जाते हैं बच्चों तो इनका यूसेज कहां है बच्चों? तो मैं आपको बता दूं डीपली कि जब आप अगर आप टेंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके 2 पॉइंट, एक वॉइस और एक नरेशन, ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों में भी वॉइस और नरेशन में भी अच्छे से टेंस के रूल यूज किए जाते हैं। अगर आपको टेंस की नॉलेज अच्छी नहीं रहेगी तो वॉइस और नरेशन में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। एक बार बच्चों आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको आगे बताऊं। अगर हम बेसिक पॉइंट की बात करेंगे तो कहां से बना, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने सबसे पहले बच्चों भी आपके सामने बात की कि वर्ब की फॉर्म की। बच्चों वर्ब की फॉर्म को हमने डिवाइड किया फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में और आईएनजी फॉर्म में। कुछ हमने बच्चों यही बात की आपके सामने कि वर्ब की फॉर्म को हमने डिवाइड किया फर्स्ट फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। और बच्चों मैंने इसी का एक नाम भी दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग सिंपल प्रेजेंट, क्या बच्चों? सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम लोग बच्चों सिंपल
पास्ट भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग परफेक्ट कहते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बच्चों हम लोग कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। अगर बच्चों इनकी बात की जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को, इनकी बात करने के बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट आया इंडिफिनिट वाला प्रोसेस, सबसे पहले तैयार होगा इंडिफिनिट, फिर हमारे पास हुआ बच्चों कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट। अगर बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए वो कोई और अलग से टेंस नहीं है, वो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन होता है, तो उस पर भी मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास तैयार हुए। सेकंड थिंग बच्चों हमें समझना होगा कि इनमें कुछ हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है, तो उस हेल्पिंग वर्ब के प्रोसेस को हमने कहा इंडिफिनिट के लिए बच्चों हमें डू का यूज पड़ेगा और हमें कॉन्टिन्यूअस के लिए बच्चों बी का यूज करना होगा और किसी भी परफेक्ट के लिए बच्चों हमें हैव का यूज करना होगा। आइए इनकी फॉर्म एक बार लिख के देखते हैं बच्चों। बात करेंगे डू की फर्स्ट फॉर्म की तो हम डू ही कहते हैं। सेकंड फॉर्म की बच्चों बात करें इसकी तो हम इसको डिड कहते हैं। थर्ड फॉर्म किसकी हम बात करें बच्चों तो उसको डन कहते हैं और आईएनजी फॉर्म को बच्चों डूइंग कहते हैं। सेम इसी तरीके से बच्चों बी की फॉर्म की बात करेंगे। याद रखना बी की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको अपने वॉइस की क्लास में ही बताया था। अगर आपने वॉइस नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दे रहा हूं, आप वॉइस को जरूर देखिएगा फर्स्ट सेकेंड पार्ट। बी की फॉर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास उसको हम लोग इज एम आर कहते हैं। सेकेंड फॉर्म को बच्चों हम लोग वॉज वर कहते हैं। थर्ड फॉर्म को बच्चों हम लोग इसके बीन कहते हैं और आईएनजी फॉर्म को हम लोग बच्चों इसके बीइंग कहते हैं। बात करें अगर हैव की फॉर्म को तो फर्स्ट फॉर्म को हम लोग हैव कहते हैं। सेकेंड फॉर्म पास्ट को हम हैड कहते हैं। थर्ड की बात कही जाए तो थर्ड को भी हैड ही कहते हैं और आईएनजी फॉर्म को बच्चों हम लोग इसके हैविंग कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमने चार्ट तैयार किया बच्चों। इस चार्ट से ही बता दूं आपको, इसी चार्ट से आपके सारे के सारे रूल बने हैं टेंस की। आइए बारी बारी से हम सभी के रूल को समझते हैं डीपली। पहले हम रूल को समझेंगे, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे आराम से। तो बच्चों अगर रूल की बात की जाए सबसे पहले हम लेंगे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे पास सबसे पहले इसका पॉजिटिव सेंटेंस आएगा। अगर हम पॉजिटिव की बात करें यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस के हम रूल को यहां देखेंगे बच्चों। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस को भी हमने यहाँ पे दो भागों में बांट दिया। पॉजिटिव सेंटेंस को भी हमने यहाँ पे दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एक जहां पे हमें लिखा पाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमें पहला हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा हमारे पास होगा बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट। बात की जाए बच्चों अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की, अगर बच्चों बात की जाए सिंगुलर सब्जेक्ट की तो उसमें हम लोग क्या करेंगे इसके रूल की और प्लूरल सब्जेक्ट में। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सिंपल प्रेजेंट के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और इसमें हमको ऐड करना है एस और ईएस। बच्चों ये एस ईएस क्यों ऐड हुआ, रीजन क्या है, मैंने आपको अपनी एक लास्ट वीडियो जो बनाई थी इसमें हेल्पिंग वर्ब की ट्रिक उसमें समझा रखा है। उसमें मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जरूर देखिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एस ईएस का जुड़ना अपने आप में ठीक हुआ और ये इसका रूल जाकर तैयार हुआ हमारे पास। सबसे सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। बच्चों ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां भी हम बात करेंगे सेंटेंस की या टेंस की, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो टेंस इंक्लूड होगा और टेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस होगा। और सेंटेंस होने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना का कंपलसरी, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और एंडिंग में ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, तो वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और एस एस लगाने का राज ये था क्योंकि हमारे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बच्चों डिटेल में बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ही, शी, इट, एनी अ नेम, etc। ही, शी, इट, एनी, नेम इनको हम सिंगुलर कहते हैं। इनके साथ जब भी हम कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस में एस भी यूज करते हैं बच्चों।
अगर वही बात की जाए बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट प्लूरल होने का मतलब हुआ कि अपने आप में वो बहुवचन है और जिसकी वजह से हमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, बाकी कुछ भी यूज नहीं करना है। बच्चों मैं यहीं से आपको एक और बात बता दूं, एक छोटी सी बात और, कि वर्ब की जितनी भी फॉर्म होती है बच्चों, वर्ब की जितनी भी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है, वो सब प्लूरल होती है। मींस कहने का कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, वो अपने आप में पहले तो प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। अगर हम इसको सिंगुलर बनाने का काम करें, अगर मैं इसको सिंगुलर बनाने का काम करता हूं, सिंगुलर बनाने का काम करूंगा, तो मुझको इसके लास्ट में एस और ईएस का जोड़ना जरूरी समझा जाएगा। इसीलिए बेटे फर्स्ट फॉर्म जो सिंगुलर था हमारे पास, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट साथ एसईएस लगाया गया और प्लूरल में एसईएस नहीं लगता है। ठीक है, बात करते हैं इसके बच्चों हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो नेगेटिव सेंटेंस पहले समझते हैं होते क्या है बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस और बच्चों समझा जाए तो नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, जो किसी नेगेटिव मीनिंग को बताता है, जो नेगोशिएशन को बताता है बच्चों। तो नेगेटिव की बात की जाए तो इसके भी बच्चों अपने आप में हमारे पास दो एक्सपेक्ट होंगे। पहला होगा जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या होगा बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और दूसरा होगा जहां पे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा बच्चों। तो अगर बात की जाए सिंगुलर प्लूरल की, तो एक बार दोबारा कहानी वहीं आ गई है। अगर हमने जैसे अभी पहले पढ़ा कि अगर बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें हमें एस एस का यूज करना है, प्लूरल में एस एस का यूज नहीं करना है बच्चों। तो मैंने कहा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से यहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक यूज होता ही है। प्लस में लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूंगा किसी सेंटेंस को, नेगेटिव बनाने के लिए मुझे नॉट की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी बच्चों? नॉट की जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट वर्ड का यूज करना होगा। और एक नॉट एक ऐसा वर्ड है बच्चों, बता दूं, जो कभी भी अकेले नहीं आता, अपने साथ नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लेके आता है। तो यहां पे हम एक यूज करेंगे डज। क्या करेंगे बच्चों? डज करेंगे। डज करने का यहां पे रीजन क्या है बच्चों? हमने इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहां यूज किया। हमने जब बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लिया और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पे एस और ईएस का यूज होगा, तो बन गया हमारा डज। डज प्लस में नॉट, और जब हमने पहले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया है, तो यहां पे सिर्फ हम बेस फॉर्म लगाएंगे। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेम एज इट इज वैसे ही नीचे में आते हैं। ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हुआ बच्चों। क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। वही कहानी एक बार और, नॉट का यूज करना है। नॉट कोई बच्चों अपने आप में अकेला नहीं आएगा, अपने साथ में एक वर्ब लेके आएगा। और यहां पे हमें बच्चों डू वर्ड का यूज करना है। मैंने पहले बताया था आपको, इंडेफिनिट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, बट यहाँ पे कोई एस ईएस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है बच्चों? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मैंने आपको बताया अभी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज बी प्लूरल बच्चों। ठीक, इसी तरीके से हमारा ये रूल बन गया, अपने आप में तैयार हो गया। हमारा ये रूल अपने आप में तैयार हो गया। ये रहा कि नेगेटिव सेंटेंस का अगर सिंगुलर सब्जेक्ट पाएगा तो सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें बच्चों नेगेटिव सेंटेंस का प्लूरल अगर हमें सब्जेक्ट पाता है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एक लास्ट हमारे पास कैटेगरी बच गई जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, अगर मैं बच्चों यहाँ बात करूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो हमारे पास इसकी भी दो कैटेगरी होती है बच्चों। हमारे पास इसकी भी यहाँ पे दो कैटेगरी होती है। एक वो जिसका आंसर वन वर्ड में होता है, दूसरा वो जिसका आंसर एक्सप्लेनेशन में होता है। जो वन वर्ड में आंसर होता है बच्चों उसका रूल अलग है, और जो एक्सप्लेनेशन में है उसका भी रूल अलग है बच्चों। अगर मैं इसी को बात करूं वन वर्ड वाले का, तो सबसे पहले इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, जो हमारे पास डू और डज है, बाद में सब्जेक्ट, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव साइन। बच्चों ये इंट्रोगेटिव की खासियत है, जब भी हम कभी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं इंग्लिश में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं,
तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। और डू का हम यूज कब करेंगे, जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ये सब्जेक्ट ये प्लूरल होगा। और डस का हम यूज कब करेंगे बच्चों, जो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चों एक्सप्लेनेशन वाले की बात, तो उसमें हमारे को WH फैमिली को ऐड कर देना है, बाकी सारी राम कहानी वैसे की वैसे यहां पे एज इट इज आ जाएगी। ये रही बच्चों WH फैमिली की। जब बात की जाए बच्चों तो बस WH फैमिली आगे आ जाती है, बाकी पूरी राम कहानी पहले वाले की तरह होती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये जो वन वर्ड होता है, वन वर्ड हमारे पास इंट्रोगेटिव होता है, वो इस बात को बताता है हाँ और ना के जवाब को, जो मैंने आपको समझाया हुआ अपनी लास्ट वीडियो में एक बार। एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो एक्सप्लेनेशन इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो किसी रीजन को व्हाट का आंसर दे, वेयर का आंसर दे, वाई का आंसर दे, हाउ का आंसर दे, इनको हम एक्सप्लेनेशन वाले कहते हैं, WH फैमिली कहते हैं। जनरली बच्चों WH फैमिली हमारे पास 9 टाइप्स की होती है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, हु, हाउ, व्हिच, व्हाई। मैंने आपको पैसिव वॉइस में बता रखा है बच्चों आपको अच्छे से। एक बार आप इस पूरी चीज पूरे को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। आइए बच्चों, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल सीखा उस पर सेंटेंस बना के देखते हैं। सबसे पहले हमने बच्चों जो सीखा अभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने रूल सीखा। हमने बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस का रूल सीखा, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल सीखा। और पॉजिटिव में हमने सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल सीखा। उसका एग्जांपल लिखते हैं हम, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर सेंटेंस लिखा मैंने, जिसमें हमारे पास जो ये ही सब्जेक्ट हुआ, ही बच्चों हमारा क्या सब्जेक्ट है, ये अपने आप में क्या है सिंगुलर, क्या बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। इसी के सिंगुलर होने की ठीक वजह से हमारे को वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है राइट, जो हमारे पास बच्चों राइट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने उसमें जोड़ने का काम किया एस या ईएस का। तो इस तरीके से बच्चों ये बना ही राइट्स अ लेटर। अगर हम इसी के दूसरे में बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो हमने वहां पे लिखा देखा दे राइट लेटर। दे राइट अ लेटर की जब बच्चों बात करें, तो यहां पे जो लिखा हुआ दे है, यहां पे बच्चों जो लिखा हुआ दे है, ये अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और इसके प्लूरल होने की ठीक वजह से जो राइट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमें कोई भी एस और ईएस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में राइट ठीक हुआ बच्चों। इसी तरह से बच्चों हम अगर बात करें, हमने एक और सेंटेंस सीखा जो नेगेटिव सेंटेंस था, जो नेगेटिव सेंटेंस था। अगर हमने इसकी रूल बनाने की बात की, इसके सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो मैंने लिखा ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो जब बच्चों मैंने सेंटेंस लिखा ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो यहां पे ही जो लिखा पाया मुझे अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से बच्चों यहां पे मैंने देखा कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और नेगेटिव सेंटेंस है। बच्चों नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा हमें नॉट का यूज करना कंपलसरी है। हमने यहाँ पे नो का यूज क्यों नहीं किया? आपके मन में डाउट होगा कि हमने बच्चों यहाँ पे नो का यूज क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि नो यहाँ पे यूज नहीं हो सकता था कि नो एक एडजेक्टिव है और हमें यहाँ पे एडवर्ब यूज करना पड़ेगा नॉट। और नॉट अपने से ठीक पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज जरूर लेता है बच्चों। और बात करें अगर यहाँ पे, तो ये वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म हुई और सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हमने यहाँ पे एस और ईएस का यूज किया बच्चों। बाद में इसके हमने राइट जो लिखा, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। तो इस तरीके से बना ही डज नॉट राइट अ लेटर। आखिर बच्चों हम नेगेटिव सेंटेंस के प्लूरल सेंटेंस पे, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा दे डू नॉट राइट लेटर, दे डू नॉट राइट लेटर। तो इस सेंटेंस को जब बच्चों हमने ढंग से देखा तो हमें मालूम चला जो दे है वो अपने आप में क्या है बच्चों, एक प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और नॉट यहाँ पे नेगेटिव को इंडिकेट करता है हमारे पास। और ये प्लूरल होने की वजह से बच्चों डू, मैंने पहले भी आपको बताया
कि हम इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, और यहाँ पे प्लूरल होने की वजह से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसमें कोई भी एस या कोई भी ईएस का यूज नहीं होगा, बस अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो इस तरीके से बच्चों नेगेटिव भी क्लियर हुआ हमारे पास। हम एग्जांपल की बात करेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब बात की जाए तो हमारे पास इसके दो एस्पेक्ट हुए बच्चों। एक वो जो वन वर्ड से स्टार्ट होता हो, एक वो बच्चों जो वन वर्ड से स्टार्ट होता है, और एक वो जो बच्चों हमारे पास WH फैमिली से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वन वर्ड वाले की बच्चों। तो हमें इसमें यूज करना है डू, और डस को हम एज पर सिचुएशन पहले यूज करेंगे, फिर हमें लिखा पाएगा सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन टैग लगाएंगे यहाँ पे। बच्चों छोटी सी बात याद रखना, किसी भी इंटरोगेटिव, अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है। अगर इसी की पोजीशन को हम चेंज कर दें, अगर हम इसी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो वापस वो अपने आप में हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। कहने का मतलब अगर इस सब्जेक्ट को आगे ला दूं और डू डस को पीछे कर दूं बच्चों, तो ये अपने आप में अफर्मेटिव बन जाएगा। और अगर हम ऐसी हेल्पिंग वर्ब को आगे रखूं और सब्जेक्ट को पीछे रखूं तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। आओ देखिए बच्चों, हमें डू का यूज कब करना है, जो हमारे पास ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और डस का यूज कब करना है बच्चों, जो हमारे पास ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही रहती है। बात करें बच्चों दूसरे वाले की, जो WH फैमिली है, जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है बच्चों, उसकी जब बात की जाए तो उसमें कुछ हमें ज्यादा नहीं करना होता। जैसे मैंने इसी में ऐड कर देता हूं, व्हेन डज ही राइट लेटर, वह पत्र कब लिखता है। तो जब बच्चों इसकी बात की जाए व्हेन डज ही राइट लेटर, तो हमें जो यहां तक तो पहले की तरह सब सेम लिखा पाया, बस हमने इसके आगे WH को ऐड कर दिया बच्चों। ठीक, मैं बच्चों इसके नीचे एक और सेंटेंस लिखता हूं, जो उसको बताइएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, व्हेन ही राइट्स लेटर, और इसके मैं अगर बच्चों आगे जोड़ दूं आई नो, तो क्या आप बच्चों बता सकते हैं इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। दोनों में यहां से जब देखा जाए बच्चों, यहां से लेके यहां तक सारी की सारी कहानी सेम हुई, पर यहां पे इंटेरोगेटिव, यहां इंटेरोगेटिव क्यों नहीं लगाएगा। सोच के देखिए एक बार बच्चों, बता दूं मैं आपको इसका डिटेल कि बच्चों यहां पे तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि रीजन है क्योंकि जो WH फैमिली है हमारे पास, जो WH यहां पे यूज हो रहा है बच्चों, ये एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह बच्चों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह हो रहा है, इसीलिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। लेकिन जो इस वाले सेंटेंस की बात करें बच्चों, तो यहां पे ये यूज हो रहा है हमारे पास क्लॉज की तरह। किसकी तरह बच्चों, क्लॉज की तरह। कह देगा इसको हम तरीके से और, तो कंजंक्शन की तरह। क्या बच्चों, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, ये कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है, और इन दोनों की मीनिंग में बहुत अंतर है। इसकी मीनिंग क्या बच्चों, व्हेन डज ही राइट लेटर, वह पत्र कब लिखता है, और इसकी मीनिंग क्या बच्चों, आई नो, मैं जानता हूं, व्हेन ही राइट्स लेटर, कि वो पत्र जब, मैं जानता हूं वो पत्र जब लिखता है। तो इसमें उसको मालूम नहीं है कि वो पत्र कब लिखता है, और इसमें हमको मालूम है कि वो पत्र जब लिखता है। कहने का मतलब हुआ, जब कोई भी WH फैमिली स्टार्टिंग में आएगी तो का से काम करती है, का से कब, कौन, कैसे, किसको, किसने, है ना। लेकिन जब वही WH फैमिली हमारे पास सेंटेंस के बीच में आ जाए और एज अ कंजंक्शन यूज हो, तो बच्चों वो यहाँ पे जा का काम करती है, जब, जो, जैसे, जहां, जिसको, जोन, है बेटा। तो ये चीज क्लियर दिमाग में बिठा लेना कि अगर इंटरोगेटिव बनेगा तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना कंपलसरी है, अगर कंजंक्शन बनेगा तो उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, अफर्मेटिव रूल स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। एक बार इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। बच्चों हम चलते अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो हमारे पास है वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। बच्चों प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बात करेंगे, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस की। बच्चों इसका भी सेम एज इट इज रूल इसी चार्ट को फॉलो करता है
कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है और किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ऑब्जेक्ट होता है बच्चों। कॉन्टिन्यूअस को जो हमने देखा बच्चों, उसमें कॉन्टिन्यूअस को देखते हमारे दिमाग में विचार आया कि वर्ब की कौन सी फॉर्म। यस बच्चों, कॉन्टिन्यूअस को देखते दिमाग में विचार आया कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हमने उसको यहां पे लिख दिया बच्चों। ये हमने यहां पे लिख दिया कि कॉन्टिन्यूअस को देखते हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाया बच्चों, और इस कॉन्टिन्यूअस की वजह से हमें हेल्पिंग वर्ब बी को फॉलो करना है बच्चों। हेल्पिंग वर्ब बी को फॉलो करना है, और बच्चों हमें बी की, हमने कहा ना हेल्पिंग वर्ब बी को फॉलो करना है, बी की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? प्रेजेंट चाहिए, क्योंकि हम टेंस प्रेजेंट बना रहे हैं। तो बच्चों बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है हमारे पास? इज, एम, आर। और ये आपको पता होगा कि इज कहां यूज होता है? इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ। तो ये हमारा बन गया बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल बन गया। अगर ठीक मैं इसी को बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने की कोशिश करूं, अगर बच्चों मैं इसी को पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बनाने की कोशिश करता हूं, सब रूलों की तरह जो यूजुअल रूल है वो ये है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, लास्ट में ऑब्जेक्ट हुआ। कॉन्टिन्यूअस की वजह से बच्चों मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लिखा, और इसी कॉन्टिन्यूअस के लिए बच्चों हम लोग बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब फॉर्म यूज करते हैं। और मुझे अब की बार बी की बच्चों पास्ट फॉर्म चाहिए। पास्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंड फॉर्म। तो जब बच्चों मैंने बी की सेकेंड फॉर्म को देखा तो मुझे मालूम चला was और were, was और were। तो ये बच्चों हमारे पास बना पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। क्या बना बच्चों हमारे पास? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल। बच्चों सारा प्रोसेस सेम है, जहां भी हमें कॉन्टिन्यूअस यूज करना है वहां आईएनजी आएगा। क्या आएगा बच्चों? आईएनजी वर्ब को हम यूज करेंगे, और इसी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करते हैं। अगर बात प्रेजेंट की होगी तो इज एम आर लगा देंगे, बात पास्ट की होगी तो was were लगा देंगे बच्चों। सो सिंपल है इसको समझना। और बच्चों हम अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, जो है हमारे पास प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या बच्चों? प्रेजेंट का परफेक्ट। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट होने, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बच्चों, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की वजह से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की वजह से स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो हर एक में कंपलसरी है। किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट आना अपने आप में कंपलसरी हुआ। अगर बात करें बच्चों परफेक्ट की, तो परफेक्ट के लिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या चाहिए? V3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और हमने इसमें देखा कि किसी भी परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। किसी भी परफेक्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं, और हमें बच्चों यहाँ पे हैव की कौन सी फॉर्म चाहिए? प्रेजेंट फॉर्म चाहिए। तो इसीलिए हमें हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? हैज है। बच्चों ये हैज कहां से आया? दिमाग में आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों वो प्लूरल होती है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे जो हैव है वो प्लूरल हुआ। और अगर बच्चों हम इसी के लास्ट में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो कोई भी जो हमारे पास वर्ब होता है वो सिंगुलर बन जाता है। इसके लास्ट में हमने एस लगा दिया तो ये सिंगुलर बन गया। कहने का मतलब ये हो बच्चों कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। और परफेक्ट होने की वजह से बच्चों इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आना अपने आप में जायज हुआ। इसी तरीके से बच्चों हमने नेक्स्ट रूल देखा पास्ट का परफेक्ट। बच्चों पास्ट के परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में ये आता है कि ये भी टेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और आखिरी में ऑब्जेक्ट लेता है। और परफेक्ट होने की वजह से बच्चों इसमें भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, और हैव की फॉर्म को हम फॉलो करते हैं। बच्चों परफेक्ट होने की वजह से एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे हैव आया और अब की बार हमें हैव की कौन सी फॉर्म चाहिए बच्चों? पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म की बात करें बच्चों मतलब V2 हुआ, तो पास्ट की V2 की बात करते हैं हम यहाँ पे हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? हैड आएगा। और हैड की एक बहुत अच्छी खासियत है बच्चों, हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह के सब्जेक्ट के साथ होता है। इट डजंट मैटर कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट दोनों का रूल तैयार हुआ बच्चों। दोनों के रूल में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों के दोनों परफेक्ट हैं। इट मींस दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं।
और हमें परफेक्ट के लिए बच्चों हैव का यूज करना होता है। बस डिफरेंस यहीं पे ही है कि यहाँ पे हमें हैव की प्रेजेंट फॉर्म चाहिए और यहाँ पे हमें हैव की पास्ट फॉर्म चाहिए, मतलब हैज हैव यहाँ चाहिए और हैड यहाँ चाहिए। इस तरीके से हमारा ये रूल कंप्लीट होता है। एक बार बच्चों इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। बच्चों नेक्स्ट हमारा रूल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये रूल बना कैसे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये कोई अलग से स्पेशल रूल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो टेंसेस का हमारे पास है, कंटीन्यूअस और परफेक्ट का। बच्चों ये परफेक्ट और कंटीन्यूअस का कॉम्बिनेशन है। अगर ये इनका कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं ये बात तो अपने आप में अंडरस्टूड होगी आपको कि इसका जो रूल है वो भी इनसे ही बने होगा, इनका जो रूल है वो भी इसी से तैयार हुआ है। बिल्कुल बच्चों, तो हम इसका रूल बना के देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका रूल बनाना स्टार्ट किया। किसी भी सेंटेंस स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रोसेस रहता है बच्चों। कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से बच्चों, इसमें कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए बच्चों? फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी हमने यहाँ पे लगा दिया बच्चों। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगा दिया, ठीक हुआ। आगे हम बात को समझते हैं बच्चों कि इसी कॉन्टिन्यूअस का मैं हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करूं तो हम हेल्पिंग वर्ब बी का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? बी का। और बी का हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? परफेक्ट फॉर्म। बच्चों कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी होती है। और इसी बी की हमें परफेक्ट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? परफेक्ट फॉर्म चाहिए। अगर हम बी की परफेक्ट फॉर्म की बात करें तो बच्चों क्या तैयार हुआ हमारे पास? यस, बीन हुआ बच्चों। क्या हुआ? बीन हुआ। बात करेंगे दूसरे हम अगर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब की, तो परफेक्ट बच्चों हम हैव का यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। और इसके में कौन सी फॉर्म चाहिए बच्चों? प्रेजेंट फॉर्म चाहिए। तो यहां ये रूल तैयार हुआ हमारे पास हैज और हैव, हैज और हैव तैयार हुआ बच्चों। इसी के बाद हम यूज करते हैं, ठीक यूज करते हैं सिंस और फॉर की कहानी बच्चों। सिंस और फॉर को हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइमिंग जो होता है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कहूं, इन शॉर्ट कहना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि ये रहा हमारा परफेक्ट, ये रहा हमारा परफेक्ट, ये रहा हमारा कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वो बीन करता है। क्या करता है बच्चों? इन दोनों जोड़ने का काम बीन करता है। और अगर सिंस फॉर की यहीं पे बच्चों बात की जाए, वैसे तो मैं इसका डिटेल सिंस फॉर के बारे में आपको आने वाली वीडियो में इसके पार्ट 2 में बताऊंगा, पर थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारे पास सिंस है, जो सिंस होता है बच्चों, ये एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। कहीं ना कहीं बच्चों ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। और वहीं पे जो दूसरा हमारे पास बच्चों फोर होता है, हमारे पास दूसरा बच्चों जो फोर होता है वो जनरल टाइम को, किसको बच्चों? जनरल टाइम को बताता है, या कह दें हम लोग किसी भी ड्यूरेशन को, ये कह सकते हैं हम लोग ड्यूरेशन को बताता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात रही। सेम इसी रूल से बच्चों हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बच्चों। क्या होती है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी तक आपने मेरे साथ बहुत से रूल बनाए और आप ट्रेंड हो गए हैं कि प्रेजेंट से पास्ट में जाने में क्या डिफरेंस है बच्चों, क्या डिफरेंस है, आप अच्छे से ट्रेंड हो गए हैं। अगर बात की जाए इनमें डिफरेंस की तो आप अनडाउटली समझ गए कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगा। सिर्फ बच्चों हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है। अगर हम प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में जाते हैं, सिवाय हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव को छोड़ दिया जाए, वहीं पे बस वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। बाकी इसको छोड़ के किसी भी प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे डू कह ले, चाहे इज कह ले, चाहे हैव कर ले, वही पास्ट में डिड, वाज, वर और हैड बन जाता है। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम बात करें बच्चों, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज हैव का यूज किया था, अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ यहां पर बच्चों एज इट इज रहेगा, सब कुछ यहां एज इट इज रहेगा जैसे हमने ऊपर लिखा। सिर्फ एक ही रूल बदलेगा, वो क्या था बच्चों? हमारे पास हैड, क्योंकि यही प्रेजेंट और पास्ट में अंतर को बताता है। बाकी सारा का सारा प्रोसेस,
बाकी बच्चों सारा का सारा प्रोसेस सेम है, यहां पे क्या बच्चों सेम होता है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में कवर किया कुछ बेसिक रूल्स जो टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके हर एक टेंस को उनके डिटेल के साथ। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।